हेलो, वेलकम टू आवर चैनल। अगेन हम लोग वॉल्यूम 2 शुरू कर रहे हैं नेशनल इनकम का। हम लोगों ने अपने फर्स्ट वीडियो के अंदर जो हमने नेशनल इनकम से जुड़ा हुआ यूनिट शुरू किया था, उसके अंदर हमने नेशनल इनकम का मतलब और उसके बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कशन की थी। वो कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स थे? नेशनल इनकम की डेफिनेशन, इकोनॉमिक टेरिटरी, रेजिडेंट किसको कहते हैं, डेप्रिसिएशन क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस, NFIA, सब्सिडीज, इन सब टर्म्स के बारे में पढ़ा। और मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बोला भी था कि मैं अगली वीडियो के अंदर इन टर्म्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को शुरू करूंगा। तो हम आज उसी वीडियो को लेकर आए, जिस वीडियो के अंदर हम लोग बेसिक कन्वर्जन वाले नेशनल इनकम के बेसिक न्यूमेरिकल्स को शुरू करने वाले। आप लोगों ने शायद देखा भी होगा कि लोग ज्यादातर नेशनल इनकम के इन बेसिक फॉर्मूलाज के अंदर फॉर्मूलाज को रटने की कोशिश करते हैं, बट हम इस वीडियो के अंदर पूरी कोशिश ये करेंगे कि आपको इन फॉर्मूलाज का बेसिक मतलब पता हो, क्यों हम ये कन्वर्जन कर रहे हैं, आपको उसका रीजनिंग पता हो, क्या मतलब है हर एक फॉर्मूले का, उसकी डिटेलिंग पता हो। तो हम उस बात के ऊपर फोकस करने वाले हैं। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है। फटाफट आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि आप लोगों के साथ साथ उन लोगों को भी बेनिफिट मिले। तो हम शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड एग्रीगेट्स के बेसिक फॉर्मूलाज, बेसिक कन्वर्जन न्यूमेरिकल्स। यूनिट का नाम था नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड एग्रीगेट। अब ये रिलेटेड एग्रीगेट में मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि एग्रीगेट वर्ड का मतलब होता है टोटल, और ये जो रिलेटेड एग्रीगेट्स है ये दो डिफरेंट टाइप्स के, टू टाइप्स। एक है डोमेस्टिक एग्रीगेट और एक होता है नेशनल एग्रीगेट। डोमेस्टिक एग्रीगेट मतलब डोमेस्टिक टोटल वैल्यूज इन 3 डिफरेंट टर्म्स। नेशनल एग्रीगेट इज अगेन अ टोटल वैल्यू इन नेशनल टर्म्स। अब ये जो डोमेस्टिक एग्रीगेट होते हैं ये 3 तरह के होते हैं। एक होता है GDP-MP, एक होता है NDP-MP और एक होता है NDP-FC। GDP-MP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। मैंने इसकी फुल फॉर्म यहां पे लिखी हुई है, D फॉर डोमेस्टिक, सो दिस इज अ डोमेस्टिक एग्रीगेट, GDP-MP. Next aggregate is NDP-MP, which is net domestic product at market price. Third one is net domestic product at factor cost. इसकी full form net domestic product at factor cost, which is even called as domestic income. मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, it is even called domestic income. Domestic income is that income which is generated within the economic territory of the country, which doesn't include NFIA. नेक्स्ट थिंग इज नेशनल एग्रीगेट। मैंने बताया एग्रीगेट जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, डोमेस्टिक एग्रीगेट, नेशनल एग्रीगेट। डोमेस्टिक एग्रीगेट 3 तरह के, GDP-MP, NDP-MP, NDP-FC। उसी तरह से नेशनल एग्रीगेट्स में आता है GNP-MP। ये जो GDP-MP लिखा ये बन जाता है GNP-MP, D की जगह N रिप्लेस हो गया। और फुल फॉर्म ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। उसी तरह से ये NDP-MP यहां पर क्या बन गया, NNP-MP, जिसकी फुल फॉर्म नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। यहां पर था NDP-FC और यहां पर एक कन्वर्ट होकर क्या बन गया, NNP-FC। फिर से D हट के यहां पर हर जगह पर D हट कर क्या बन गया, N लग गया। मतलब डोमेस्टिक की जगह मैंने यहां पर क्या लिखा, नेशनल। और ये जो NNP-FC हम लिख रहे हैं, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया हुआ था कि NNP-FC और कुछ नहीं बल्कि क्या है, नेशनल इनकम। इट इज नेशनल इनकम। NDP-FC इज डोमेस्टिक इनकम एंड NNP-FC इज नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम एग्रीगेट्स में 2 तरह के एग्रीगेट्स हैं, डोमेस्टिक एग्रीगेट और नेशनल एग्रीगेट। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं इन सारी टर्म्स का मतलब। ये GDP-MP एक्चुअली होता क्या है? हम लोग GDP के बारे में 11th में पढ़ चुके हैं, लेकिन GDP-MP भी हो सकता है, GDP-FC भी हो सकता है, NDP-MP भी हो सकता है, NDP-FC भी हो सकता है, MP-FC, ग्रॉस, नेट, इन सब चीजों में फर्क किस बात का है, हर एक टर्म का एक्चुअली मतलब क्या है, वो हम अब आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। यहां तक आप लोगों को वो समझ आ गया होगा। सो बच्चों, हम लोगों ने नेशनल इनकम एग्रीगेट्स के बारे में भी पढ़ा, जिसके अंदर 2 तरह के एग्रीगेट्स आते हैं, डोमेस्टिक एग्रीगेट्स और नेशनल एग्रीगेट्स। डोमेस्टिक एग्रीगेट 3 तरह के, नेशनल एग्रीगेट्स भी 3 तरह के। उसमें सबसे पहला डोमेस्टिक एग्रीगेट में था GDP-MP। अब हम सबसे पहले GDP-MP डिस्कस करते हैं कि GDP-MP का एक्चुअली मतलब क्या है। G फॉर ग्रॉस, जो मैंने अभी बताया था आपको, वहां पे फुल फॉर्म में लिखा भी था, लेकिन ग्रॉस का मतलब क्या है, ग्रॉस मतलब टोटल वैल्यू। D फॉर डोमेस्टिक, डोमेस्टिक का मतलब जो कि देश की इकोनॉमिक टेरिटरी में हो। P फॉर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, और MP का मतलब मार्केट प्राइस।
अब आप कहोगे सर ये तो आप पहले भी बता चुके हो, लेकिन अब हम इसको थोड़ा थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। जी फॉर ग्रॉस या टोटल वर्ड का यहाँ पर मतलब क्या है। जब हम किसी कंट्री का जीडीपी एमपी निकालते हैं या किसी कंट्री का ग्रॉस वैल्यू निकालते हैं या ग्रॉस जीडीपी निकालते हैं, ग्रॉस जीडीपी एमपी निकालते हैं, तो इस ग्रॉस वर्ड का मतलब क्या है? ग्रॉस वर्ड का मतलब होता है वो वैल्यू उन गुड्स एंड सर्विसेज की जिसपे अभी डेप्रिसिएशन नहीं लगा। डेप्रिसिएशन नहीं लगा मतलब जैसे कि हमने एक नई गाड़ी खरीदी, शोरूम से हमने एक नई गाड़ी निकाली 10 लाख रुपए की, तो वो एक ऐसी कार है जो कि अभी अनयूज कार है, जिसपे एक भी किलोमीटर ड्रिवन वो कार नहीं है, अभी वो न्यू ब्रांड कार है, 10 लाख रुपए उसकी वैल्यू है। दैट मींस दैट इज द ग्रॉस टोटल। फॉर एग्जांपल इफ आई एम बाइंग अ न्यू कार वर्थ ₹10 लाख, न्यू कार मैंने खरीदी, फॉर एग्जांपल कोई भी ब्रांड, सोचो मैंने वो कार खरीदी 10 लाख रुपए की, तो जब आप ये नई गाड़ी अपने लिए खरीदोगे 10 लाख रुपए की, जब उसका बिल बनकर आएगा तो उसके आगे लिखा होगा ग्रॉस टोटल। ग्रॉस टोटल कितना? 10 लाख रुपए। इसका मतलब ये भी वो कार है आप जो 10 लाख रुपए पे कर रहे हो, ये उस गाड़ी के कर रहे हो जिस गाड़ी को भी किसी ने यूज नहीं किया, न्यू ब्रांड कार, जीरो ड्रिवन कार, जिस पे अभी डेप्रिसिएशन लगना शुरू हुआ ही नहीं। तो इसका मतलब जब आप किसी कंट्री का ग्रॉस वैल्यू निकालते हो या जीडीपी एमपी निकालते हो या जीडीपी निकालते हो, इसका मतलब ये होता है कि आप उस देश में प्रोड्यूस किए गए उस साल में न्यू ब्रांड गुड्स एंड सर्विसेज को इंक्लूड करते हो जिसपे अभी डेप्रिसिएशन नहीं लगा। सोचो मैंने इस गाड़ी को 1 साल चलाया, 1 साल चलाने के बाद इस गाड़ी की वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लगेगा, ऑब्वियसली इस गाड़ी की वैल्यू कम होगी, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, तो उस पे 1 साल का डेप्रिसिएशन लगा, सोचो 1 लाख रुपए। तो अब जो वैल्यू बची वो कितनी बची? 9 लाख रुपीस। ये जो 9 लाख वैल्यू बची ये इसकी नेट वैल्यू है। इसका मतलब नेट वैल्यू और ग्रॉस वैल्यू में फर्क सिर्फ इसी बात का है कि जब हम ग्रॉस वैल्यू निकालते हैं तो उसमें डेप्रिसिएशन नहीं लगा होता, और जब उस ग्रॉस टोटल में हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, और जो वैल्यू बचती है दैट इज कॉल्ड इट्स नेट वैल्यू। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी कंट्री का जीडीपी एमपी निकाल रहे हैं तो हम उस देश में प्रोड्यूस किए गए उस साल में वो न्यू गुड्स एंड सर्विसेज ले रहे हैं जिसपे अभी डेप्रिसिएशन नहीं लगा। तो जी फॉर ग्रॉस, ग्रॉस मतलब टोटल, टोटल मतलब वो वैल्यू जिसपे अभी डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं हुआ। डी फॉर डोमेस्टिक, जो मैंने आपको पहले बता दिया, इट इज अ टोटल वैल्यू विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री, और प्रोडक्ट का मतलब भी मैं बता चुका हूं कि हमने टोटल वैल्यू के कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए अपने देश के इकोनॉमिक टेरिटरी में। अब एक और टर्म आ रही है मार्केट प्राइस। अगर मैं आप लोगों से पूछूं और इस समय आप वीडियो पे हो, आप सुन रहे हो, तो मार्केट प्राइस अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो आप अपने दिमाग में चलोगे मार्केट प्राइस वो प्राइस जो मार्केट में चार्ज किया जाता है, लेकिन एक्चुअली इसका मतलब ये नहीं है। मार्केट प्राइस का मतलब है वो प्राइस जिस प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड है। फॉर एग्जांपल मैं पिज्जा हट पे पिज्जा खाने गया और मैंने 100 रुपए का पिज्जा सिलेक्ट किया, मैंने कहा भैया बिल लेकर आ जा। अब वो बिल लेकर आया तो उसमें जीएसटी ऐड करके ले आया, सोचो 10 रुपए का जीएसटी ऐड करके ले आया, तो वैल्यू जो बनी वो थी 110 रुपए। ये जो 110 रुपए मैं पे कर रहा हूं ये है मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस मतलब वो प्राइस जिसमें इनडायरेक्ट टैक्स भी जुड़ गया। जीएसटी क्या है? एक इनडायरेक्ट टैक्स है। तो जब आप किसी प्रोडक्ट के प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्स को भी जोड़ देते हो और उसके बाद जोड़ने के बाद जो वैल्यू बचती है या जो बनती है दैट इज कॉल्ड मार्केट प्राइस। लेकिन अगर पिज्जा हट वाले मुझे कहे कि सर आप हमें सिर्फ पिज्जा के पैसे दे दो, आपको कोई टैक्स भरने की जरूरत नहीं है, तो इसका मतलब मैं जो पे कर रहा हूं दैट इज फैक्टर कॉस्ट। तो फैक्टर कॉस्ट के बारे में अभी आपको और बताऊंगा। तो पिज्जा हट अगर मुझसे सिर्फ फैक्टर कॉस्ट ले रहा है दैट इज 100 रुपीज, दैट इज आई एम पेइंग ओनली फैक्टर कॉस्ट। अगर लेकिन उसके अंदर मैं इनडायरेक्ट टैक्स को भी इंक्लूड कर दूं और जो वैल्यू बनेगी, जो रेडी होगी, दैट इज मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस हमारा वो प्राइस होता है जिसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस भी जुड़ जाते हैं। अब ये जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा इसको हम डेफिनेशन में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। जो डेफिनेशन हम लिखेंगे आप देखोगे बड़ी इंप्रेसिव डेफिनेशन है। इट इज द, इसी में से बन जाएगी डेफिनेशन, आप देखो, इट इज द टोटल वैल्यू ऑफ goods and services produced within the economic territory of the country which is undiminished by depreciation। undiminished by depreciation का मतलब क्या हुआ? जिसमें अभी depreciation हमने नहीं लगाया, जिसमें से भी हमने डेप्रिसिएशन को माइनस नहीं किया। अनडिमिनिश्ड का मतलब जिसमें से भी हमने डेप्रिसिएशन माइनस नहीं किया, एंड विच इज अनडिमिनिश्ड बाय नेट इनडायरेक्ट टैक्स आल्सो, जिसमें अभी हमने इनडायरेक्ट टैक्स को भी माइनस नहीं किया। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जीडीपीएमपी वो वैल्यू है गुड्स एंड सर्विसेज की जिसमें अभी डेप्रिसिएशन की वैल्यू माइनस नहीं हुई और नेट इनडायरेक्ट टैक्स भी इंक्लूडेड है।
सो बच्चों अभी हमने जीडीपी एमपी के बारे में पूरी डिटेल पढ़ी कि जीडीपी एमपी एक्चुअली होता क्या है। तो ग्रॉस वैल्यू क्या होती है, एमपी वर्ड का मतलब मैंने आप लोगों को अभी जीडीपी एमपी का कॉन्सेप्ट समझाया कि बेसिकली है क्या वो। सेकंड टर्म क्या थी, सेकंड टर्म थी एनडीपी एमपी। अब ये एनडीपी एमपी कैसे बनेगा, अगर मैं उसी जीडीपी एमपी में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दूं तो देन इट विल बिकम एनडीपी एमपी। कैसे, मैंने अभी आपको जीडीपी एमपी समझाते हुए एक एग्जांपल दिया था कि हमने शोरूम से एक न्यू ब्रांड कार खरीदी 10 लाख रुपए की, जिसपे अभी डेप्रिसिएशन नहीं लगा, लेकिन अगर उस पे 1 साल चलाने के बाद डेप्रिसिएशन लग जाएगा, 1 लाख उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, तो डेप्रिसिएशन लगने के बाद उसकी वैल्यू, नेट वैल्यू जो बनेगी विल बी 9 लाख, राइट। तो जीडीपी एमपी में से अगर मैं डेप्रिसिएशन को माइनस कर दूं, आई विल गेट एनडीपी एमपी। तो जीडीपी एमपी में और एनडीपी एमपी में तो कोई खास फर्क हुआ ही नहीं। देखो डीपीएमपी डीपीएमपी बिल्कुल सेम, सिर्फ ग्रॉस और नेट का ही फर्क है। तो ग्रॉस और नेट में फर्क किस बात क्या होता है कि ग्रॉस वैल्यू के अंदर डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है, अनडिमिनिश्ड है, लेकिन अगर मैं उस ग्रॉस वैल्यू में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दूं देन इट विल बिकम नेट वैल्यू व्हिच इज एनडीपी एमपी। तो देखो मैंने डेफिनेशन में भी थोड़ा सा चेंज किया, क्या किया, सारी डेफिनेशन वही है, सिर्फ छोटा सा फर्क है। क्या है, एनडीपीएमपी इज द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड within the economic territory of the country which is diminished by depreciation। diminished का मतलब यहां पर क्या है, माइनस, diminished by depreciation but undiminished by net indirect tax, क्योंकि अभी हमने indirect tax का कुछ नहीं किया, एमपी का एमपी है, उसमें कोई चेंज नहीं आया, राइट। तो एनडीपी एमपी की डेफिनेशन ये बनी। अब हम आगे बढ़ते हैं तीसरी टर्म पे। तीसरी टर्म क्या थी, एनडीपीएफसी, जिसको हम डोमेस्टिक इनकम भी कहते हैं, जो मैंने आपको पहले लिखकर भी बताया था, विच इज इवन कॉल्ड डोमेस्टिक इनकम। एनडीपीएफसी इज इवन कॉल्ड डोमेस्टिक इनकम। अब अगर मैं इस एनडीपीएमपी में से इनडायरेक्ट टैक्स मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स को भी माइनस कर दूं, देन आई विल गेट एनडीपीएफसी, राइट। पिज्जा हट पे पिज्जा खाने गए, 100 रुपए का पिज्जा खाया, टैक्स भी पे किया, तो जो हमने प्राइस पे किया दैट इज मार्केट प्राइस। लेकिन अगर हम उसके अंदर इंडायरेक्ट टैक्स को हटा दें, उस 100 रुपए के पिज्जा में से 10 रुपए माइनस कर दें, तो वैल्यू कितनी बची, 90 वैल्यू, जिसका मतलब जिसमें हमने इंडायरेक्ट टैक्स को पे नहीं किया। दैट मींस एमपी से एफसी पे जाने के लिए एनडीपीएमपी बिल्कुल सेम है। एमपी से एफसी पे जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंडायरेक्ट टैक्स को माइनस करना पड़ेगा, नेट इंडायरेक्ट टैक्स को माइनस करना पड़ेगा, देन विल गेट एनडीपीएफसी एंड एनडीपीएफसी इज डोमेस्टिक इनकम। डेफिनेशन में फिर छोटा सा चेंज फिर से क्या आया, सारी डेफिनेशन वही है। It is the total value of goods and services produced within the economic territory of the country which is now diminished by, diminished मतलब minus, diminished by depreciation and net indirect tax, जिसमें से हमने depreciation को भी माइनस कर दिया और net indirect tax को भी माइनस कर दिया। तो हम लोगों ने अब डोमेस्टिक एग्रीगेट्स के बारे में पढ़ लिया कि 3 तरह के डोमेस्टिक एग्रीगेट्स हैं, एक है जीडीपीएमपी, एक है एनडीपीएमपी और एक है एनडीपीएफसी। हमने इन तीनों डेफिनेशंस को फ्रेम करना सीखा, डेफिनेशंस को कैसे फॉर्म करना है, कैसे लिखना है, ग्रॉस का क्या मतलब है, नेट का क्या मतलब है, एमपी क्या होता है, एफसी क्या होता है, वो हम लोगों ने डिस्कस किया। ग्रॉस वैल्यू कौन सी वैल्यूज होती है, जिसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है। एमपी मतलब मार्केट प्राइस, वो प्राइस जिसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूडेड है। तो जिनको वो बात अभी समझ में नहीं आई थी, उसके लिए मैंने टेबल सी बनाई है आपको थोड़ा सा और बेटर क्लियर पिक्चर देने के लिए। डोमेस्टिक एग्रीगेट मैंने तीनों लिख दिए जो मैंने पहले आपको समझाया। यहाँ पे लिखा डेप्रिसिएशन, यहाँ पे लिखा नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब मैं आपको टेबल फॉर्म से भी थोड़ा सा आइडिया देने के लिए और पिक्चर क्लियर करने के लिए समझाता हूँ। जीडीपीएमपी में क्रॉस वर्ड का मतलब क्या था, जिसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है, तो हमने डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड मतलब प्लस लगा दिया यहाँ पर। एमपी मतलब इंडायरेक्ट टैक्स, जिसमें इंडायरेक्ट टैक्स इंक्लूडेड है, तो हमने यहाँ पे फिर से प्लस लगा दिया। ग्रॉस और नेट में फर्क किस बात का था, डेप्रिसिएशन का, कि ग्रॉस पे जब आप डेप्रिसिएशन लगा देते हो तो नेट वैल्यू बन जाती है, तो ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस लगा दिया। एमपी यहाँ पे भी है, एमपी यहाँ पर भी है, तो इसका हमने इंडायरेक्ट टैक्स यहाँ पे भी जुड़े हुए हैं, इंडायरेक्ट टैक्स यहाँ पे भी जुड़े, तो यहाँ पे भी हमने प्लस लगा दिया। अब एनडीपीएफसी क्या है, वो ग्रॉस और नेट से डिफरेंट है। ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन करते हैं, फिर हमने यहाँ पे माइनस लगा दिया। एमपी से एफसी पे जाने के लिए हम फिर से इंडायरेक्ट टैक्स को माइनस करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस लगा दिया। यहां पर प्लस जो मैं यहां लगा रहा हूं दैट मींस अनडिमिनिश्ड, और माइनस का मतलब डिमिनिश। क्लियर? तो हम लोगों ने अब डोमेस्टिक एग्रीगेट्स के बारे में समझ लिया कि 3 तरह के डोमेस्टिक एग्रीगेट्स होते हैं, जीडीपीएमपी, एनडीपीएमपी और एनडीपीएफसी।
और तीनों में इन तीनों के क्या लॉजिक्स हैं, इनमें क्या किसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड होता है, क्यों होता है, क्यों नहीं होता है, एमपी क्या होता है, एफसी क्या होता है, वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब डोमेस्टिक से अगर मैं नेशनल एग्रीगेट्स बनाना चाहता हूं, नेशनल एग्रीगेट्स बनाना चाहता हूं, तो नेशनल एग्रीगेट्स कौन कौन से होते हैं? जीएनपीएमपी, दिस जीडीपीएमपी बिकम्स जीएनपीएमपी, एनडीपीएमपी बिकम्स एनएनपीएमपी, एनडीपीएफसी बिकम्स एनएनपीएफसी। लेकिन हाउ इट बिकम्स, आपको क्या करना पड़ेगा? इन तीनों में एनएफआईए ऐड करना पड़ेगा, तीनों में एनएफआईए ऐड करना पड़ेगा। आपको क्या मिल जाएगा? जीएनपीएमपी, एनएनपीएमपी, एनएनपीएफसी। तो हम कह सकते हैं कि डोमेस्टिक एग्रीगेट से अगर आपको नेशनल एग्रीगेट्स बनाने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? एनएफआईए प्लस। तो एनएफआईए अगर हम तीनों में ऐड कर देंगे तो इट बिकम्स नेशनल इनकम। तो हम लोगों ने यहां तक क्लियर कर लिया, हम लोगों ने डोमेस्टिक एग्रीगेट समझ लिए, नेशनल एग्रीगेट समझ लिए, इन दोनों में किस बात का फर्क होता है वो भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं कि हमने जितना पढ़ा, जितना सीखा, अब हम उसको कंक्लूड करते हैं। कैसे कंक्लूड करते हैं? कि अगर मुझे ग्रॉस से नेट बनाना हो, अगर मुझे ग्रॉस से नेट बनाना हो तो मैं करूंगा माइनस डेप्रीसिएशन। अगर मुझे नेट से ग्रॉस बनाना हो तो मैं इसका उल्टा करूंगा, प्लस डेप्रीसिएशन। क्यों करूंगा वो मैंने आपको पहले बताया हुआ है। एमपी से एफसी पे जाना हो तो हम क्या करेंगे? माइनस एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस बनाना हो तो प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, दूसरा सेट। तीसरा सेट कि अगर मुझे डोमेस्टिक एग्रीगेट से नेशनल एग्रीगेट्स बनाने हैं, जो मैंने अभी आपको बताया, तो हमें क्या करना पड़ेगा? प्लस एनएफआईए। अगर हमें नेशनल से डोमेस्टिक बनाना हो तो हम क्या करेंगे जी? तो हम करेंगे माइनस एनएफआईए। तो ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन, नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए उसका उल्टा प्लस डेप्रिसिएशन, एमपी से एफसी पे जाने के लिए एनआईटी माइनस, एफसी से एमपी पे जाने के लिए प्लस एनआईटी, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए प्लस एनएफआईए, नेशनल से डोमेस्टिक पे जाने के लिए माइनस एनएफआईए। तो हमारे पास टोटल ये फॉर्मूलाज रेडी हुए। कन्वर्जन हम लोगों ने बेसिक फॉर्मूलाज की देख ली, किस तरीके से किए जाते हैं। आपको 1 2 3 4 5 6 फॉर्मूलाज नजर आ रहे हैं। अगर आप तीनों सेट्स का एक एक फॉर्मूला भी पक्का कर लो तो दूसरा उसका उल्टा ही है। तो यू जस्ट हैव टू लर्न 3 डिफरेंट वेज एंड फॉर्मूलाज इन कन्वर्जन। तो आपको इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये, तो आप तीन भी अच्छे से याद कर लोगे। और क्यों याद किया, क्यों इसको हमने किया? क्योंकि अब हमें लॉजिक पता है कि ग्रॉस से नेट में जाने के लिए डेप्रिसिएशन को माइनस क्यों किया जाता है, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे आने के लिए प्लस एनआईटी क्यों करते हैं, वो मैंने आपको पिछली अभी उसमें बता ही दिया वीडियो के अंदर। हम जब कंटिन्यू कर रहे थे तो हम लोगों ने उस चीज को डिस्कस कर लिया। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए एनएफआईए क्यों ऐड करते हैं वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। तो अब हमारे पास फॉर्मूलाज रेडी हुए। एक फॉर्मूला मैं और लिख देता हूं, दैट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्स, एनआईटी, जिसको हम कहते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। कैसे निकलता है ये? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। एनएफआई का फॉर्मूला हम लिख चुके हैं तो मैं फिर से नहीं लिख रहा। तो हमारे पास ये फॉर्मूलाज बने और अब हम तैयार हैं आगे न्यूमेरिकल्स करने के लिए। कन्वर्जन वाले न्यूमेरिकल्स अब हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो अब हमारी थर्ड वीडियो को मिस ना करना। मैं सीरीज वाइज वीडियोस बना रहा हूं, आप वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3 करके आप आराम से पूरी सीक्वेंस के अंदर हमारे वीडियोस देख सकते हैं। और इन वीडियोस के थ्रू आप नेशनल इनकम जो लोगों को मुश्किल लगता है, बच्चों को मुश्किल लगता है, उसको बिल्कुल आसान बना सकते हैं। Thank you so much.